अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो बच्चों, हमारी बात चल रही है इखराजी महसूलात और उनके जिस्म से बाहर निकलना। नाउ कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखे थे कि हमारे जिस्म में क्या होता है। बहुत सारे क्या बनते हैं, फाजिल मादे बनते हैं या ऐसे मादे बनते हैं जिनको जिस्म से निकालना होता है। तो मैंने कल भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है तो जिस्म से क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर है तो परसिपिरेशन से होता है। फूड अगर खा रहे हैं तो हीट और एनर्जी और इस तरह के दूसरे वेस्ट बढ़ेंगे। और मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ साथ हमारे जिस्म से यूरिन और फीकल मैटर में जिस्म से क्या होते हैं, प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो हमने कहा कि हम यहाँ पर इस चैप्टर में जिन वेस्ट प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, महासलात की बात करने वाले हैं, वो स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट है। उनमें भी हमने कहा कि तीन टाइप है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक है, तो हर एनिमल इसको अपने जिस्म में स्टोर नहीं कर सकता। सिर्फ वही एनिमल कर सकते हैं जिनके तरफ में पानी ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि अमोनिया ये हाईली टॉक्सिक है, अमोनिया ये पानी में बहुत जल्दी हल पजीर है। इसलिए ऐसे एनिमल के जिस्म से जो पानी के अंदर रहते हैं उनके जिस्म से अमोनिया खारिज होता है। ठीक है। और हमने कहा कि जो एनिमल है उनके जिस्म से जब खारिज होता है तो वो भी अमोनियम आयन की शक्ल में होता है। उसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, बोनी फिशेस, हड्डी वाली मछलियां या हड्डी बरदार मछलियां। दूसरा हमने एग्जाम्पल देखे थे एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यूरिया देखे। यहाँ एक पॉइंट जो हमने देखा था वो क्या था, तताबुक, बर्री तताबुक, जिसको हमने कहा ना टेरेस्टेरियल अडेप्टेशन। याद आ रहा है कि टेरेस्टेरियल अडेप्टेशन में क्या होता है, जो एनिमल टेरेस्टेरियल इन्वायरमेंट में रह रहा है यानी जमीन पर रह रहा है, बर्री इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो वो अपने जिस्म के अमोनिया को किस में तब्दील कर देता है, यूरिया और यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि उसको अगर जिस्म से खारिज करना है तो उसको कम से कम पानी जाया होता है या कम से कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। इसलिए उसको यूरिया या यूरिक एसिड की शक्ल में जिस्म से क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो कौन से अलग अलग ऑर्गन है। तो कल एक्चुअली अपनी पीपीटी रह गई थी, इसलिए कल मैंने पीडीएफ से बताया था। अब आज शायद आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आए। तो कल हमने जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की थे तो हमने कहा कि सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की हमने बात की। देखिए यहाँ पर भी छोटी छोटी ट्यूब्स है, ये स्ट्रक्चर भी है, ये ट्यूब की फॉर्म में। यहाँ भी देखिए ट्यूब है और यहाँ एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं किडनी। तो हमने कहा था कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है या इखराजी साख्ते हैं, हमने कहा था कि एक है सिंपल ट्यूबुलर यानी सादा ट्यूबुलर और दूसरी है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर यानी पेचीदा। तो सिंपल ट्यूबुलर के एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े थे, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और माल्फिजियन ट्यूब्यूल। और कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल क्या पढ़े थे, मेरा किडनी। क्या पढ़े थे कल? घर जाके पढ़ो बच्चों, ठीक है। और पढ़ने में भी लिख कर याद करो, समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ना अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंसानी निज़ाम इखराज कि इंसानों के अंदर ये निज़ाम जो होता है उसमें क्या क्या शामिल है, या इंसानों के अंदर अमल इस्तिखराज कैसा होता है जी। ना इंसानों की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंसानों के अंदर जो इखराजी निज़ाम है उसमें क्या क्या शामिल है। तो हम ये कहते हैं कि इंसानों में जो निज़ाम इखराज है उसमें एक जोड़ा गुर्दे का है, एक जोड़ा यूरेटर का है, फिर एक मसाना है और एक यूरेथ्रा है। चार चीजें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में है। पहला कौन है? गुर्दा। गुर्दे की भी यहां पर क्या होती है, एक जोड़, यानी आप क्या बोलते हैं उसको, पेयर ऑफ किडनी। ठीक है। दूसरा दूसरा ये जो ट्यूब आपको दिख रही है ना यहाँ ऊपर से नीचे लेकर जाने वाली, इसको बोला जाता है यूरेटर। क्या बोला जाता है इसको? यूरेटर। ठीक है। और तीसरा जो आपको ये थैली नुमा साख दिख रही है, इस थैली नुमा साख को इंग्लिश सॉरी उर्दू में बोला जाता है मसाना, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूरेनरी ब्लडर। क्या बोला जाता है इसको? यूरिनरी ब्लडर। और लास्ट में जो ओपनिंग है जिसके थ्रू जिस्म से यूरिन बाहर आ जाएगा उसको बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है इसको? यूरेथ्रा। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि इंसानों के अंदर जो अमल इस्तिखराज या निज़ाम इखराज या निज़ाम इस्तिखराज है उसमें चार पार्ट्स है, चार ऑर्गन है। एक है
गुर्दा किडनी, दूसरा है यूरेटर, तीसरा है यूरिनरी ब्लडर यानी मसाने, और चौथा कौन है? यूरेथ्रा। नाउ अगर आप गुर्दे की बात करते हैं तो गुर्दा कैसा होता है? तो गुर्दा ये भूरे लाल रंग का होता है। पहली बात जो गुर्दे के मामले में याद रखना है, गुर्दे के मामले में पहली बात क्या याद रखना है? एक तो ये लाल और भूरे रंग का है। दूसरा, ये जो गुर्दा है ये सेम के बीज, सेम का बीज, सेम का बीज देखिए क्या, सेम, अरे सेम की फली, पी प्लांट, सेम की फली देखिए नहीं, छोटी छोटी गोल गोल है ना, सेम की फली जो होता है ना उसका बीज। आप लोगों ने इस तरह की फली देखे होंगे, आमतौर पे हम खाते हैं ना, देखें तो सेम की फली जो होती है इसमें इस तरह के बीज होते हैं, बीच बीच में हम उसको इस तरह से खोलते हैं तो खाते हैं, याद है ना? तो अक्सर वो शायद नमक वगैरह डाल के उसको बॉईल करके, मट्टा अलग हो गया थोड़ा सा, बटाने वो अलग हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो सेम की फली की तरह ये दिखाई देता है। दूसरा कि ये कहाँ होता है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर होता है? इसकी अगर लोकेशन की बात करें या जिस्म के अंदर इसकी जगह की बात करें तो ये शिकमी जोफ में होता है। कहां पर होता है? शिकमी जोफ। शिकमी जोफ बोले तो अरे वो सदर है, सदर है ना, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल यानी पेट वाले हिस्से में है ना। मालूम है किडनी ऊपर छाती में नहीं रही, सदर में रहेगी या नहीं, पेट में रहेगी यानी एब्डोमिनल, तो उसको क्या बोला जाता है? शिकमी जोफ। अब शिकमी जोफ में भी कहा होगी? तो शिकमी जोफ के जोहरी अंदरूनी दीवार के करीब। जोहरी का मतलब क्या होता है? बाहर, बाहर की जो दीवार है, यहां पर आमतौर पे अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसके लिए जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है वो है डॉर्सल। क्या लफ्ज इस्तेमाल करा हुआ है? डॉर्सल। डॉर्सल कब कहते हैं? एक बार का मैंने बोला है कि हमारे बायोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है वेंट्रल साइड यानी सामने पेट की तरफ, डॉर्सल मतलब पीठ की तरफ, तो किडनी जो होती है वो पीछे की तरफ यानी जोहरी, और जोहरी में भी अंदर की तरफ यानी पीछे की जो दीवार है हमारी उसको लगकर, उसको चिपक कर किडनी होती है। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? जोहरी अंदरूनी दीवार के क्या होती है? करीब होती है। तो ये शिकमी जोफ में है, और शिकमी जोफ में भी कहां पर है? पीछे। अब ये पीछे मैंने लफ्ज समझने के लिए लिखा है, यानी जोहरी अंदरूनी दीवार। हाँ वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की यहां पर है ना, अभी अब वो आने वाली है लोकेशन उसकी कि वहां पर कहाँ होती है एग्जैक्टली। वर्टिब्रल कॉलम का लोकेशन भी यहाँ आएगा। तो बेसिक याद रखना है कि जब हम गुर्दे की बात करते हैं तो गुर्दा कैसा होता है? लाल और भूरे रंग का, सेम के बीच की तरह, और उसकी लोकेशन कहाँ पर है? शिकमी जोफ। कहाँ रखा गया है? शिकमी जोफ। और शिकमी जोफ में भी पीछे जोहरी, पीछे का मतलब क्या है? जोहरी, और पीछे लगकर वो भी जिस्म के अंदरूनी जानिब में रखा हुआ है। फिर ये कहां से कहां तक होता है? तो ये आखिरी थोरैसिक से तीसरी लुम्बार वर्टिब्रा की दरमियानी सतह पर पाया जाता है। यानी अब बात किसकी आ गई? वर्टिब्रल कॉलम। हमको मालूम है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में जो बोन है, वो बोन को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, और उर्दू में हम बोलते हैं फिक्री हड्डियां। क्या बोलते हैं हम उसको? फिक्री हड्डियां। नाउ अब यहां पर ये जो फिक्री हड्डियां है इसमें एक हड्डी जो है उसको बोलता है सर्वाइकल, दूसरी होती है उसको कहा जाता है थोरैसिक, तीसरी होती है उसको कहा जाता है लुम्बार, चौथी जो हड्डी का कॉलम होता है उसको कहा जाता है सैकरल, और पांचवा जो होता है उसको कहा जाता है कॉक्सीजियल। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है यानी यहां तक। तो हमारी कमर की जो आखिरी हड्डी है वो कौन सी है? कॉक्सीजियल। अब इन्होंने यहाँ क्या बोला है? इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ये जो किडनी है, किडनी की लोकेशन कहां से कहां तक है? तो उन्होंने कहा कि आखिरी थोरैसिक। अब आखिरी थोरैसिक बोले तो इसका मतलब क्या है? तो अब ये टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हैं? तो यहां पर हमेशा याद रखिए सर्वाइकल हड्डियां कितनी होती है? 7। थोरैसिक जो होती है वो होती है 12, लुम्बार जो होती है वो होती है 5, सैकरल जो होती है वो होती है 1, और जो कॉक्सीजियल होती है वो भी कितनी होती है? 1।
नाउ यहां पर जो लोकेशन बताई हुई वो लोकेशन किसके पास बताने वाला है, थोरैसिक और लुम्बर। तो थोरैसिक का कितना नंबर है, तो थोरैसिक को बोला जाता है T12, क्योंकि थोरैसिक कितनी है 12, और इन्होंने यहां पर क्या बोला है आखिरी थोरैसिक। आखिरी थोरैसिक मतलब एकदम आखिरी, और आखिरी नंबर क्या है 12। तो 12वीं थोरैसिक और तीसरी लुम्बार, तो लुम्बार टोटल यहाँ कितनी है 5, इसका मतलब कितनी हुई लुम्बार की बात हो रही है L3। तो याद रखना है एग्जामिनेशन में, या तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि आखिरी थोरैसिक और थर्ड लुम्बार यहां पर किडनी रखी गई है, या फिर अगर आपको एग्जामिनेशन में उसने दे दिया T12 और L3, तो L का मतलब क्या है लुम्बार, L का मतलब क्या है लुम्बार, और T का मतलब क्या है थोरैसिक। टी का मतलब क्या है थोरैसिक, याद रहेगा ना। उसके बाद अगर एक बालिग आदमी की अगर बात करते हैं, तो उसका जो गुर्दा है, उसके गुर्दे का जो वजन होता है औसतन कितना होता है 120 से 170 ग्राम। अगर आप गुर्दे के वजन की अगर बात करते हैं, तो गुर्दे का वजन कितना होता है, गुर्दे का जो वजन होता है वो होता है 120 से 170 ग्राम, किलोग्राम नहीं है, कितना है 120 से 170 ग्राम। अथवा पौसे चला क्या, अथवा 20 ग्राम, बहुत सही। फिर इसी तरह से लंबाई कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है, अगर उसकी लंबाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लंबाई कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अगर बाजू में स्केल रखी होगी घर में तो देख लो। चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई मतलब विड्थ 5 to 7, और उसकी मोटाई की अगर हम बात करेंगे, थिकनेस की अगर बात करेंगे, तो कितना मोटा होता है, तो वो मोटा होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, जैसा हम हमारी हाइट रखते हैं, हमारी मोटाई रखते हैं, है ना, वैसा इसकी किडनी की याद रखने का क्या, कि किडनी का वजन कितना है 120 to 170 ग्राम। फिर किडनी की जो लंबाई है वो कितनी है 10 to 12, और किडनी की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 5 to 7, और मोटाई कितनी है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, याद रहेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम जो किडनी में होता है। तो किडनी के मामले में बेसिक बेसिक बुनियादी चीजें याद रखना है, किडनी का कलर, किडनी का शेप, किडनी की लोकेशन यानी किस जगह रखा है, किडनी की लंबाई, किडनी की चौड़ाई, किडनी की मोटाई, और किडनी का वजन। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों ने क्या करना है याद रखना है, ठीक। ना अब अगर गुर्दे के मामले में बात करते हैं, तो गुर्दे का एक साइड अगर आप देखेंगे, तो एक साइड से उसको अंदर आने के लिए रास्ता है। ये जो रास्ता है जहां से अंदर कौन आने वाला है, जहां से शरीयान आने वाली है, जहां से वेन अंदर आने वाली है, जहां से यूरेटर अंदर आने वाली है, ये जो पूरा लोकेशन है, इस लोकेशन को कहा जाता है हाइलम। क्या कहते हैं साफ्ट को हाइलम। तो यहां क्या कहा जाता है कि गुर्दे के अंदरूनी जोफी सतह के बीच की तरफ एक क्या होता है शुगाफ। तो मिडल साइड में यहां पर एक क्या है शुगाफ होता है, उस शुगाफ का नाम क्या है हाइलम, याद रहेगा क्या नाम है हाइलम। अब इस हाइलम से क्या हो रहा है, जिसके जरिए खून की नली अंदर जा रही है, खून की नली में या खून की नाली हम बोलेंगे, वहां पर शरीयान भी जा रही है और वहां पर वरीद भी जा रही है। शरीयान वहां खून लाएंगी, वरीद वहां से खून लेकर जाएगी। इसी तरह से अंदर कौन जा रहा है यूरेटर, क्योंकि किडनी जो भी फिल्टर करेगी, जो भी पेशाब बनेगा वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकलेगा, कहां जाके जमा होगा मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो जिस्म से क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा। और इसी तरह से एक और जो चीज याद रखना है दैट इज आसाब या एसाब। एसाब मतलब या आसाब मतलब असबी जब हम बोलते हैं ना, वो पट्टे पट्टे मसल्स के लिए हम आसाब असबी। इससे पहले मैंने बोला था ना नर्व्स, न्यूरॉन, यानी किडनी को भी सिग्नल कौन करेगा
ब्रेन। तो ब्रेन से सिग्नल लाना है और ब्रेन तक सिग्नल वापस लेकर जाना है। इसका काम कौन करेगा? इसका काम कौन करेंगे? न्यूरॉन्स करेंगे, नर्व्स करेंगे, यानी अस्बी खलिए करेंगे। अस्बी खलिए मतलब वो खलिए जो क्या करते हैं? सिग्नलिंग का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मैसेज ले जाने लाने का काम करते हैं। तो उनको बोला जाता है, जो आसाब है वो भी क्या करते हैं? अंदर की तरफ जाते हैं। तो एग्जाम में एक बहुत छोटा सा ट्विस्ट क्वेश्चन आ गया था कि किडनी के अंदर कौन कौन जाता है, या किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जाते हैं। तो किडनी के अंदर कौन जाता है? खून की नली जाती है, यूरेटर जाता है, और कौन जाता है? अब हम बोलते हैं कि यार अंदर थोड़ी आता हो, तो बाहर आता है, क्योंकि यूरेटर अगर बोले तो बाहर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सिंपल याद रखना है कि ये अटैच्ड है, अब बाहर आ रहा है जा रहा, बात एक ही है। बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि किडनी के साथ वो जुड़ी हुई है, और किडनी के साथ जुड़ने के लिए बीच का जो हिस्सा है, उस बीच के हिस्से का नाम क्या रखा हुआ है? हाइलम। अब हाइलम के अंदर की तरफ अगर आप देखते हैं तो एक चौड़ी खीफ की शक्ल की जगह होती है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये जो स्पेस है, इसको अगर थोड़ा सा गौर से अगर देखेंगे तो इस तरह का एक स्पेस दिख रहा है, ये वाला। ये जो स्पेस है ये एक फनेल की तरह है। फनेल को हम क्या बोलते हैं? खीफ, है ना। आमतौर पे हम नरसला बोलते हैं एक रुपए, है ना। तो वो नरसले की तरह ये है, यानी ये त्रिकोणी जो स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है खीफ नुमा। तो ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये खीफ नुमा जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? फनेल शेप्ड। ये जो फनेल शेप साख्त है, ये जो खीफ नुमा साख्त है, इस खीफ नुमा साख्त का नाम क्या है? इस खीफ नुमा साख्त का नाम है रीनल पेल्विस। क्या नाम है उसका? रीनल पेल्विस। तो यहाँ पर ये रीनल पेल्विस है, यानी खीफ नुमा जो साख्त है, इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस बेसिकली क्या करती है? ये रीनल पेल्विस एक तरह से पेशाब, या जिसको हम कहते हैं यूरिन, पेशाब या यूरिन का वक्ती जमा या वक्ती तौर पर रुकने के लिए क्या करता है? जगह फराहम करता है। तो हम ये कहते हैं ना, जैसा हमारा ये मसाना है, यूरिनरी ब्लडर है, यहां पर यूरिन क्या होगा? स्टोर होगा। तो वैसे ही यूरिन एक और जगह स्टोर होगा, किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर उस स्पेस का नाम क्या रखा गया है? रीनल पेल्विस। क्या नाम रखा गया उसका? रीनल पेल्विस। और ये जो रीनल पेल्विस है, ये इसकी जो शक्ल है, ये कैसी है? फनेल शेप। फनेल मतलब खीफ, नरसला, उसकी तरह ये है, जिसमें क्या होता है? यूरिन आके क्या हो जाता है? टेम्पररी, वक्ती तौर पे क्या हो जाता है? जम। यहां पर क्या होता है? यूरिन यहाँ स्टोर होगा और यहां से फिर आगे जाएगा। अब इसका मतलब ये कि किडनी के अंदर जो यूरिन बन रहा है, वो यूरिन बनकर कहीं और से आता है, बट किडनी के अंदर एक छोटी सी जगह है जहां वो स्टोर होता है। वो जो जगह है उसका नाम क्या है? रीनल पेल्विस। तो बन के कहां से आएगा? हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। नाउ जिसमें पाया जाने वाला उभार, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें और छोटी छोटी साख दिख रही, क्या? कि ये किडनी है। अब ये किडनी के अंदर आप बोलेंगे खीफ नुमा साख्त है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहां से आपको इस तरह के छोटे छोटे स्पेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो उभार आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या रखा गया है? कैलिक्स। क्या नाम रखा गया इनका? कैलिक्स। ये सब कौन है? कैलिक्स। याद रहेगा। तो रीनल पेल्विस यानी ये जो खीफ शक्ल का है, ये जो नर्सरी की तरह दिखाई देने वाला स्पेस है, इसके ये जो उभार है, इन उभार के नाम क्या रखे गए हैं? कैलिक्स। क्या नाम रखा गया इनका? कैलिक्स। फिर ये जो कैलिक्स है, इस कैलिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस कैलिक्स से यहां पर आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जो आपको किस तरह दिखाई दे रही है? ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। तो ये मखरूत कोनिकल शेप की साख्तें, उनसे आगे जाके ये क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब ये कोनिकल शेप क्या है, क्या जुड़ा है, क्यों जुड़ा है, इसके मामले में हम आगे बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है? हम यहाँ से किडनी में दाखिल हो रहे हैं, तो जब हम यहाँ से किडनी में दाखिल हो रहे हैं तो यहाँ पर कौन है? खून की नालियां, यहाँ पर यूरेटर, और साथ ही साथ कौन है? नर्व्स या एसाब,
या अज़बी खलिए है। फिर आगे गए तो वहां पर एक बहुत बड़ा स्पेस है फनेल शेप की तरह खीफ नुमा शक्ल, उसका नाम क्या है? रीनल पेल्विस। फिर उस रीनल पेल्विस से अलग अलग रास्ते निकल रहे या उभार निकल रहे, उनका नाम क्या रखा गया है? कैलिक्स। ना अब हमारी बात यहां तक गई, हम यहां रुक गए। अब हमारा स्टडी करने का एंगल और थोड़ा सा चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल चेंज किस तरह से हुआ? तब हम ये कह रहे हैं कि गुर्दे के अगर बाहरी हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो एक मजबूत हमको वहां क्या देखने को मिलती है? कैप्सूल। कैप्सूल आमतौर पे यहां पर बोला जाता है कवर को, यानी ये जो गुर्दा है हमारा, इस गुर्दे के बाहर ये जो टफ प्रोटेक्टिव दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार को क्या बोला जा रहा है? इस दीवार को बोला जा रहा है कैप्सूल। क्या बोला जा रहा है इसको? तो अगर उसके बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? कैप्सूल, एक मजबूत हिस्सा देखने को मिलता है। फिर अगर गुर्दे के अंदर की बात कर दें तो गुर्दे के अंदर भी दो हिस्से बने, यानी अब आपने क्या किया? आप गुर्दे के इस डायरेक्शन से अंदर आ रहे हैं, तो अब इस डायरेक्शन से जब अंदर आ रहे हैं तो आपको यहाँ दो हिस्से देखने को दिख रहे हैं। क्या दो हिस्से देखने को मिल रहे हैं? एक इस तरह से अगर आप उसको डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो ये बाहर का हिस्सा और ये किडनी के अंदर का हिस्सा। ये किडनी का जो बाहर का हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स। ये दिख रहा है बाहर से, ये वाली निशानी दिख रही है आपको, ये बाहर वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है मेड्यूला। क्या बोला जाता है इसको? मेड्यूला। तो किडनी के अंदर भी दो हिस्से, एक हमने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा या अंदर की जानिब से एक देखा, दूसरा हम उसकी बाहर की जानिब की बात कर रहे हैं। बाहर की जानिब हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक बड़ी दीवार है, उसका नाम है कैप्सूल। फिर हम अंदर वापस आ रहे हैं, तो अंदर आने के बाद हमको उस डायरेक्शन में क्या दिख रहा है? दो रीजन है। एक रीजन है जिसको आप बोलते हैं कॉर्टेक्स, दूसरे रीजन को आप क्या कहते हैं? मेड्यूला। ठीक है ना। अब इस बात को मैं थोड़ा और आसान करता हूं ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए। ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है? ठीक ना। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हम कह रहे हैं कि गुर्दा और गुर्दे के अंदर की अगर बात करते हैं तो गुर्दे के अंदर के हिस्सों को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्से को आप क्या कह रहे हैं? कॉर्टेक्स। और एक हिस्से को आप क्या कह रहे हैं? मेड्यूला। एक हिस्से को आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप एक हिस्से को? कॉर्टेक्स। और दूसरे हिस्से को आप क्या कहते हैं? मेड्यूला। ठीक है। ये कॉर्टेक्स किस हिस्से को आप कह रहे हैं? तो कॉर्टेक्स आप कह रहे हैं बाहरी हिस्से को। हाँ, तो अंदरूनी जो भी हिस्सा होता है इसको मेड्यूला, बाहर का जो होता है इसको कॉर्टेक्स। वैसे हमने एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, याद आ रहा है? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर का हिस्सा, एड्रिनल ग्लैंड के बाहर का हिस्सा, जब मैं लास्ट लेक्चर में बना रहा था कि हमने कहा कि हमारे जिस्म के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, अल्डोस्टेरॉन, याद आ रहा है? या फिर हमने मीड्यूलरी हार्मोन पढ़े थे। मीड्यूलरी हार्मोन में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाला। तो उस वक्त मैंने बताया था कि एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। वैसे किडनी के अंदर भी, किडनी के अंदर वाला मेड्यूला, किडनी के बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स। तो इसको बोला जाता है अंदरूनी हिस्सा। तो किडनी का अंदरूनी जो हिस्सा रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? मेड्यूला। और उसका बाहर का, अब ये अंदर और बाहर का मतलब क्या है? ये अंदर और बाहर भी कौन सा वाला हिस्सा है? अंदर वाला। यानी ये हिस्से की बात हो रही है, ये हिस्से को आपने डिवाइड कर दिया, बाहर का और अंदर का। ठीक ना। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है क्या, कि ये जो मेड्यूलर रीजन है, इस मेड्यूलर रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है? तो यहां पर हम करें, गुर्दे के बाहरी हिस्से में एक मजबूत कैप्सूल होती है, फिर गुर्दे के अंदर दो हिस्से होते हैं। बाहरी हिस्से को आप क्या करें? कॉर्टेक्स। और अंदर के हिस्से को आप क्या कहते हैं? मेड्यूला। अब मिड्यूला में क्या होता है? मिड्यूला तकसीम होता है और मखरूत कमियत, या उसको क्या बोला जाता है? मिड्यूलरी पिरामिड्स बनाता है। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये साफ्ट, इसको बोला जाता है मखरूत शक्ल। क्या बोलते हैं इसको?
मखरूत शक्ल। और ये जो मखरूत शक्ल है, इस मखरूत शक्ल को हम कहते हैं कोनिकल मासेस। इंग्लिश में इसको क्या बोला गया है? कोनिकल मासेस। और ये जो कोनिकल मासेस है, इन कोनिकल मासेस का यहाँ पर नाम क्या रखा है? इन कोनिकल मासेस का यहाँ पर नाम रखा हुआ है रीनल पिरामिड, या इनका दूसरा जो नाम रखा गया है, दूसरा नाम रखा गया है मेड्यूलरी पिरामिड। क्या रखा गया इनका नाम? मेड्यूलरी पिरामिड। पिरामिड मतलब याद आ रहा है ना? देखे होंगे ना तुमने मिस्र के पिरामिड, इस तरह की जो साख्तें होती है मिस्र के, मम्मी है ना, तो जो उनके मुर्दा जिस्म होते हैं उसको ये इस तरह की खबरों में वो दबा के रखते थे, उसको बोला था पिरामिड। तो मखरूती शक्ल का होता है। तो इसी तरह से ये सब मखरूती शक्ल के छोटे छोटे जो हिस्से हैं, ये सब की जगह कहां पर है? ये सब की जगह मेड्यूला में, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है। फिर हम ये कहते हैं ये जो मेड्यूलरी पिरामिड है, ये आगे बढ़कर कहां पर जुड़ गए? कैलिक्स। कैलिक्स किसका हिस्सा है? रीनल पेल्विस। तो इस तरह से अब क्या हो गया? पिरामिड किससे जुड़ गया? रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस और पिरामिड को जोड़ने वाला जो बीच का उभार है उसका नाम क्या था? कैलिक्स। याद रहेगा। तो इस तरह से पेल्विस, पेल्विस से होते हुए कैलिक्स, और कैलिक्स से हुए आप कहां पहुंच गए? मेड्यूलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड। नाउ ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स मेड्यूलरी पिरामिड के दरमियान बढ़कर रीनल कॉलम बनाता है। अब क्या हो गया कि अगर आप थोड़ा सा इस साफ्ट को देखेंगे, ये साफ्ट को अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे वाला कॉर्टेक्स है, ये थोड़ा थोड़ा आपको मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में दिख रहा है। दिख रहा है इस तरह से? ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा यहां तक ये जो दिख रहा है ना स्ट्रेस, तो ये ऊपर का हिस्सा है जो इनके बीच में आ गया। ये जो बीच में आने वाला हिस्सा है आपको ये है ना इस तरह से कॉलम की तरह दिखाई दे रहा है, बीच बीच में कॉलम की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये जो रीनल कॉलम इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रीनल कॉलम। और इसका एक और नाम रखा गया है, वो क्या है? उसे कहा जाता है बर्टीनी का कॉलम, या उसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोला जाता है इसको? कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोला जाता है इसको? कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि किडनी का जब हम साख्त की बात करते हैं तो किडनी की साख्त में हम किडनी के मामले में ये कह रहे हैं कि अगर आप एक लोकेशन देखेंगे जहां से नर्व, जहां से खून की नालियां, जहां से यूरेटर अंदर दाखिल हो रही है, वो कौन है? हाइलम। उसी का अपोजिट साइड तो वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, उसको बोला जाता है कैप्सूल। इधर से अगर आप अंदर आ रहे हैं तो रीनल पेल्विस, कैलिक्स। इधर से अगर अंदर आ रहे हैं तो कॉर्टेक्स, मेड्यूला, और मेड्यूला में भी पिरामिड। कौन से पिरामिड? मेड्यूलरी पिरामिड। और वो मेड्यूलरी पिरामिड होमेरा कैलिक्स की मदद से किससे जुड़ जाते हैं? रीनल पेल्विस। यहां तक बात समझ में? कोई डाउट है मुफ्ती साहब? ठीक। नाउ अब एक और खास बात कि ये जो पिरामिड हमने देखे, ये जो कोनिकल मास की हमने बात करें, ये जो मखरूत शक्ल है, इस मखरूत शक्ल के अंदर क्या है? जैसा हम देख रहे हैं ना कि ये एक मखरूत शक्ल है, ये दूसरी है, तीसरी, और उनके अंदर इस तरह से लाइंस दिख रही है आपको। ये लाइंस असल में है क्या? ठीक है। तो उन लाइंस की हम यहाँ पर बात करने वाले। असल में वो जो लाइंस है, उन लाइंस का नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है उनका? नेफ्रॉन। और 10वीं की क्लास में मेरे हिसाब से जब आपने गुर्दा पढ़ा होगा उस वक्त आपने नेफ्रॉन का नाम पढ़ा होगा। क्या होता है कि जो गुर्दा है, हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख पेचीदा ट्यूब्यूलर साख्तें होती है। एक किडनी में कितनी है? 10 लाख। और ये जो ट्यूब्यूलर साख्त है, यानी ये नाली की तरह, ये पाइप की तरह जो दिख रही है ना साख्त आपको, इस साख्त का नाम क्या है? इस साख्त का नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है इस साख्त का? नेफ्रॉन। तो एक किडनी में नेफ्रॉन की तादाद कितनी होती है? 10 लाख। 2 किडनी में कितनी हो जाएंगी? 20 लाख। ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि 1 मिलियन
1 मिलियन क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन को जब हम नेफ्रॉन की तारीफ करते हैं तो नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन ये नली की तरह दिखने वाली साख्त है। ये क्या है, नली की तरह दिखने वाली साख्त है, जो गुर्दे गुर्दे में क्या करती है, गुर्दे की क्या है, अमली इकाई है। क्या, नहीं, बहुत अच्छा पूछा है। इसको वेसल नहीं बोलेंगे, इसको वेसल, वेसल हम उस वक्त बोलते हैं जब ये एक ऐसी पाइप का काम कर रही है जो खुद ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है। ये ट्यूब की तरह काम कर रहा है, यहां से चीज ऐसा आगे आगे पास होते जाने वाली है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, एक ट्यूब्यूलर साख्त है, एक नली की तरह दिखने वाली साख्त है। ठीक है, नाउ ये एक अमली इकाई है। अमली इकाई मतलब जहां पर कुछ काम होता है। यहाँ क्या काम होगा, यहाँ काम होगा फिल्ट्रेशन का, अमले तत्बीक, छानने का काम होगा। ठीक है, हर एक नेफ्रॉन के अंदर दो हिस्से होते हैं। अगर आप नेफ्रॉन की बात करेंगे तो नेफ्रॉन के अंदर कितने हिस्से होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, तो नेफ्रॉन के अंदर दो हिस्से, उनका नाम क्या है, एक को कहा जाता है ग्लोमेरुलस और दूसरे को कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल। एक का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या है, दूसरा है, इसको कहा जाता है रीनल। क्या बोला जाता है इसको, रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है इसको, रीनल ट्यूब्यूल। तो दो बातें याद रखना है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में दो साख्ते हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। अगर आपको ग्लोमेरुलस यहां देखना है तो ये वाला जो साख्त है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और यहां से लेकर ये पूरा जो आपको येलो कलर की पूरी ट्यूब जो दिख रही है, यहां से यहां तक, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है इसको, रीनल ट्यूब्यूल, याद रहेगा। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर दो साख्त, हमने क्या बोला, गुर्दा, गुर्दे के अंदर पिरामिड, पिरामिड में नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में दो पार्ट, ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूब्यूल। बात यहां तक समझ में आई ना। अब और एक बात, ये ग्लोमेरुलस क्या है, हमने तो बोल दिया कि भाई यहाँ दो चीजें होती है, एक होती है ग्लोमेरुलस और दूसरी क्या होती है, रीनल ट्यूब्यूल। नो, व्हाट इज मीन बाय ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस, तो अब ये ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है, ग्लोमेरुलस, इसको जब डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है। कैपिलरीज मतलब, हाँ, खून की छोटी नालियां, उनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो आमतौर पे ये जो आपको बंच दिखाई दे रहा है, ये जो गुच्छा दिखाई दे रहा है, ये क्या का गुच्छा है, खून की छोटी नालियों का। तो ग्लोमेरुलस क्या होती है, ग्लोमेरुलस ये कैपिलरीज का एक क्या है, गुच्छा है, जो एट्रियोल का बना होता है। एट्रियोल मतलब, सॉरी, आर्टेरियोल मतलब, आर्टरी, आर्टरी मतलब शरियान। तो जब शरियान, छोटी छोटी शरियान बनेगी तो बहुत सारी शरियानों में वो डिवाइड होंगी, जिसका नाम क्या रखा गया है, आर्टरियोल। तो आर्टरी से जो छोटी छोटी नालियां बनेंगी उनका नाम क्या रखा गया है, आर्टरियोल। तो ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का गुच्छा है जो किससे बना हुआ है, आर्टरियोल से बना है, जो खुद ही एक रीनल आर्टरी की क्या होती है, पतली शाख है। तो रीनल आर्टरी मतलब, रीनल आर्टरी, रीनल शरियान,
रीनल मतलब किडनी। रीनल जब भी वर्ड बोलेंगे तो किसका मिलेगा? किडनी। और शरीयान मतलब, हाँ आर्टरी मतलब दिल से आने वाली, और दिल से आती तो क्या लेकर आती है? खून। कौन सा वाला खून? ऑक्सीजनेटेड खून। तो आर्टरी हमेशा कौन सा खून लाती है? ऑक्सीजनेटेड। तो इसका मतलब जब रीनल आर्टरी आ रही है तो रीनल आर्टरी ये दिल से आई, आगे जाके ये रीनल आर्टरी और छोटी छोटी आर्टेरियोल्स कैपिलरी में डिवाइड हो गई, और ये डिवाइड होकर उसने एक बंच बनाया, एक गुच्छा बनाया। उस गुच्छे का नाम क्या रखा गया है? ग्लोमेरुलस रखा गया है। फिर ग्लोमेरुलस से खून रीनल शरीयान यानी इफरंट आर्टियोल के जरिए जिस्म के सभी हिस्सों में ले जाया जाता है ना। अब क्या होगा? ग्लोमेरुलस से जो भी खून बनेगा, जो भी खून छन जाएगा, तो बेसिकली ये ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? ग्लोमेरुलस का जो असल काम होता है वो क्या होता है? फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन यानी छानना। किसको छानना? किसको छानने का? खून को, ब्लड को। ठीक है, तो ये क्या करेगा? खून को छान लेगा, और खून को छानने के बाद पूरे जिस्म को पहुंचाना है, तो वो पहुंचाने में हेल्प कौन करेगा? इफरंट आर्टरियोल यानी रीनल शरीयान। तो ये जो रीनल शरीयान की जो ब्रांच होती है उसका नाम क्या होता है? इफरंट आर्टरियोल ना। अब एक और कंसेप्ट है जो यहाँ पर आप समझ लीजिए, एनसीईआरटी में यहाँ पर जो नई बुक है उसके अंदर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज ऐड की हुई है। अगर आप देख रहे होगे तो ये इस तरह की शक्ल है यहाँ पर, और इस शक्ल के अंदर आप देख रहे होंगे तो इस तरह का पूरा खून के कैपिलरीज का क्या है? गुच्छा है। अब यहां पर इस तरह की एक पाइपलाइन आपको दिख रही है जो अंदर आ रही है, और दूसरी इस तरह से खून की नाली दिख रही है जो बाहर जा रही है। ये जो आर्टरी है इसका नाम है एफरंट आर्टरियोल। क्या नाम है इसका? एफरंट आर्टेरियोल। और इसका नाम क्या है? इफरंट। इसका नाम क्या है? इफरंट आर्टेरियोल्स। ना अब इस बात को याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफरंट आर्टियल मतलब, एफरंट आर्टियल मतलब खून की वो नाली, खून की वो नाली जो खून को ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की तरफ ले जाती है, ग्लोमेरुलस की तरफ ले जाती है, उसको बोला जाता है एफरंट। उसको क्या बोला जाता है? एफरंट। और दूसरी इफरंट, खून की वो नाली जो खून को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाती है। अब आप बाहर बोलो, दूर बोलो, अवे बोलो, चलता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, क्या याद रखना है? खून की वो नाली जो खून को क्या करेगी? ग्लोमेरुलस से दूर ले जाएगी, वो कौन रहेगी? इफरंट। और खून की वो नाली जो खून को ग्लोमेरुलस की तरफ लाएगी वो क्या रहेगी? एफरंट। दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि दोनों कौन है? आर्टरी। बस यहां पर ब्लड फिल्टर नहीं है, यहां पर ब्लड फिल्टर है, इसलिए यहां पर वो लफ्ज लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलस से खून क्या करता है? रीनल शरीयान यानी इफरंट आर्टियोल के जरिए जिस्म के सभी हिस्सों में क्या होता है? लेकर जाया जाता है। तो न्यू बुक के अंदर ये थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है, जो अभी उर्दू वालों ने अपडेट नहीं किया, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। बट आपने इसको याद रखना है कि एक है जिसका नाम है एफरंट और एक है इफरंट। ठीक है, यहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है एफरंट आर्टरियोल और इफरंट आर्टरियोल। तो लाने वाली एफरंट, लेकर जाने वाली इफरंट। याद रहेगा? यहां पर किसी को कोई डाउट है? बात समझ में आ रही है? क्या? यहाँ पर कैपिलरी ही है, एक कैपिलरी वो है, मतलब कैपिलरी का बंच बन गया।
अब बंच तक अगर लाना है तो वो भी कैपिलरी कर रही है, बंच से लेकर जाना है वो भी कैपिलरी कर रही है। बस लाने की वजह से उसका नाम बन गया एफरन और ले जाने की वजह से उसका नाम बन गया इफरन। ठीक है। नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट है, एक है ग्लोमेरुलस और एक है रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस तो हमने पढ़ दिया, अब बात किसकी चल रही है, रीनल ट्यूब्यूल। किसकी बात चल रही है, रीनल ट्यूब्यूल। ना हो अगर रीनल ट्यूब्यूल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप थोड़ी देर के लिए, मैं इस साफ को थोड़ा और आसान करता हूं, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से ये साख दिखाई दे रही है। ये पूरी साख को क्या बोला जाता है, रीनल ट्यूब्यूल। और इस रीनल ट्यूब्यूल के बाद साथ बस कौन जुड़ गया वाला है, कौन जुड़ गया, क्या नाम है इसका, बेसिक नाम क्या है इसका, ग्लोमेरुलस। क्या नाम याद रखना है, ग्लोमेरुलस। अब यहां से ये जो साख्त स्टार्ट हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है, उस रीनल ट्यूब्यूल की जब शुरुआत होती है तो ये एक दोहरी दीवार वाले प्याले जैसे साख से होती है। तो ये जो साख्त है ना, इस साख्त को अगर आप देखेंगे तो ये कैसी दिख रही है, प्याले की तरह कप शेप दिख रही है। ये जो कप शेप साख्त है इसका नाम है बूमन्स कैप्सूल। ये जो साख्त है ना, इस साख्त का नाम क्या है, इस साख्त का नाम है बूमन्स। नहीं, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर चार पार्ट है, जो पार्ट शुरुआत हो रहा है उसका नाम क्या है, बूमस कैप्सूल। ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल की जब शुरुआत हो रही है तो पहली जो साख्त है वो डबल दीवार की है, दोहरी दीवार की है। ये जो साख्त है ये एक दीवार है, इसको बोला जा रहा है अंदरूनी दीवार, और ये जो दीवार है इसको बोला जाता है बैरूनी दीवार। ठीक है। तो यहां पर दो दीवारें, एक है अंदरूनी दीवार और एक है बैरूनी दीवार। ठीक है। तो ये अंदरूनी और बैरूनी दीवार की वजह से जो साख्त आपको दिखाई दे रही है वो कप की तरह है, एक प्याले नुमा साख्त है। अब ये जो प्याले नुमा साख्त है जिसको आप क्या बोल रहे हैं, बूमस कैप्सूल, अगर ये बूमस कैप्सूल ग्लोमेरुलस के साथ जुड़ जाए, बात समझ में आ रही है, ग्लोमेरुलस के साथ क्या हो गई, जुड़ गया, इसका मतलब ये है कि ये बूमस कैप्सूल क्या करेगा, उस ग्लोमेरुलस को ढक देगा। तो यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है जो ग्लोमेरुलस को क्या करती है, ढकी होती है या ढक के रखती है या उसको इनक्लोज कर देती है, अंदर ले लेती है। नाउ ग्लोमेरुलस और बूमस कैप्सूल जब ये एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो इनको एक साथ बोला जाता है मालफिजियन बॉडी, या उसको क्या बोला जाता है, रीनल कैप्सूल। यानी अभी आपने इनके नाम क्या रखे, एक का नाम आपने रखा ग्लोमेरुलस, दूसरे का जो कप शेप है उसका नाम क्या रखा, बूमस कैप्सूल। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ अगर आपको कुछ बोलना है तो दोनों को आप एक साथ क्या बोलेंगे, दोनों को आप एक साथ बोलेंगे मालफिजियन बॉडी। क्या बोलेंगे आप उसको, मालफिजियन बॉडी, याद रहेगा। तो ये दोनों साख्त अगर एक साथ हो जाए तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, मालफिजियन बॉडी। जबकि ग्लोमेरुलस ये खून की नालियों का वंश है और बूमस कैप्सूल ये रीनल ट्यूब्यूल का शुरुआती पार्ट है। और ये रीनल ट्यूब्यूल का जो शुरुआती पार्ट है जिसको आप बूमस कैप्सूल बोल रहे हैं, ये दो लेयर से बना हुआ है, दो दीवारों से बना है, एक दीवार अंदरूनी है, एक दीवार बैरूनी है। ठीक है ना। अब अगर जैसे जैसा आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर इस ट्यूब्यूल के अंदर आगे बढ़कर एक बहुत ही लच्छेदार, लच्छेदार मतलब कॉइल्ड, फोल्डेड, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, क्या टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा साख दिखेगा। एक साख को बोला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को बोला जाता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या होता है? पीसीटी का मतलब होता है, हाँ बहुत अच्छे, बोलो मेरा, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। कन्व्यूलेटेड मतलब फोल्डेड, कॉइल्ड। कन्व्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? कॉइल्ड या फोल्डेड, या अभी यहां पर क्या बोला है उसने? क्या बोला है उन्होंने? लच्छेदार, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो उस आपको क्या बोला जाता है? कन्व्यूलेटेड। तो एक हो गया प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहां पर क्या हुआ? बूमस कैप्सूल की शुरुआत हुई, उसके बाद पीसीटी के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? टेढ़ी मेढ़ी साफ्ट है, जिसका नाम क्या रखा गया है? पीसीटी। ठीक है। ना, ये जो पीसीटी है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है ना, ये टर्न वाला हिस्सा, तो इसको बोला जाता है पीसीटी। अब ये जो पीसीटी है, इससे आगे क्या है? इसका, इस ट्यूब्यूल का जो दूसरा हिस्सा है, एक बॉल पिन की शक्ल। बॉल पिन नहीं बोलते इसको, बाल पिन। यहां पर क्या बोला है? बाल पिन। बाल पिन मतलब हेयर पिन। किसकी तरह? ये हेयर पिन है ना, जो आप बालों में लगाते हैं। तो उस शक्ल का होता है, उसको बोला जाता है हेनलेस लूप। क्या बोला जाता है इसको? हेनलेस लूप। नाउ यहां पर हमने कहा कि ये क्या है? बोमस कैप्सूल, और ये कॉइल साफ्ट है। ठीक है, इस तरह से इसमें बहुत ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा है? पीसीटी। इसका नाम क्या रखा है? ओ, बोमस कैप्सूल। अब इसकी बात हो रही है, जो आपको किस तरह दिखाई दे रही है? हेयर पिन। और ये जो हेयर पिन है, इस हेयर पिन वाली साख्त का, इस साख्त का नाम क्या है? इस पूरी साख्त का नाम है हेनलेस लूप। क्या नाम रखा गया उसका? हेनलेस लूप। अब इस हेनलेस लूप में क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिल्ट्रेट बनेगा, यानी यहाँ पर अगर कोई फाजिल मादा आएगा, यानी यहाँ पर जब खून छन जाएगा, तो छनने के बाद जो भी बचा कुचा मादा वो यहाँ से आगे जाएगा। तो ये मादा ऊपर से कहा जाने वाला है? नीचे। इधर ध्यान दो कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, इस लूप ऑफ हेनले के इस पार्ट के अंदर जो भी मादा है वो ऊपर से कहा जाने वाला है? नीचे। जब वो ऊपर से नीचे जाता है तो आमतौर पे हम इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। चढ़ती तरती उतरती तरती सुने होंगे ना, तो डिस्को बोला जाता है डिसेंडिंग लूप। और बाद में जब वो नीचे यहां आ जाएगा, तो यहां आने के बाद फिर वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने की वजह से अब इसका नाम क्या बन जाता है? असेंडिंग। इसका मतलब जो लूप ऑफ हेनले है, उस लूप ऑफ हेनले के अंदर दो पार्ट है, एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग। और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तब क्या बोला जाता है? असेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट, एक पार्ट वो है जिसमें फिल्ट्रेट या जो भी छना हुआ है वो सब ऊपर से नीचे, और जब नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे आते वक्त इसलिए उस लूप का नाम क्या बन गया? डिसेंडिंग। और नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। तो हम ये कहते हैं कि जिसमें एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ जाता हुआ क्या होता है? लिम्ब होता है, नहीं पाइप होता है, स्ट्रक्चर होता है। ऊपर की तरफ जो बढ़ता हुआ लिम्ब है वो आगे बढ़ता है, और दूसरा बहुत ही ज्यादा, एक ये जो ऊपर जा रहा हिस्सा है ना, अब ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते जाते क्या करता है? एक और बहुत ज्यादा लच्छेदार सा, या बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ, या बहुत ज्यादा फोल्डेड साफ के अंदर वो खुल जाता है। अब ये जो फोल्डेड साफ है उसका नाम क्या है? डीसीटी। पहले वाले का नाम क्या था? पीसीटी। आखिरी वाले का नाम क्या रखा है? डीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डीसीटी का मतलब क्या होता है? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है इसको?
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर एक और ट्यूब्यूलर हल्का होता है जिसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है इसको? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो याद रखना है आपने, क्या याद रखना है? किडनी है, किडनी के अंदर रीनल पिरामिड है, रीनल पिरामिड में कौन है? नेफ्रॉन। कितने नंबर है नेफ्रॉन के? 1 मिलियन, 10 लाख। फिर उस नेफ्रॉन के अंदर भी 2 शाख्तें हैं, ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में भी 4 शाख्तें हैं, बोगमस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। नाउ आखिरी बात कि ज्यादातर नेफ्रॉन का जो डीसीटी है, यानी ये जो आखिरी शाफ्ट है, ये सीधे एक ट्यूब में जाकर खुलता है, यानी यहां आके खुल गया हो। तो अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या आप इसको कनेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हैं। तो आखिर में क्या हो जाएगा? ये कलेक्टिंग डक्ट में आके क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी फुजला बनेगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, किडनी जब उसको छानेगी तो छान के उसको कहां जमा कर देंगी? कलेक्टिंग डक्ट। कहां पर जमा कर देंगी? किसका? सबके फंक्शन एक ही है, लेकिन कौन कब काम करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई अपना काम अपने वक्त पर करता है, क्या करता है, कैसा करता है, इसको आगे हम देखने वाले। क्योंकि उसको क्या करना है? उसको खून को छानना है, और सिर्फ खून को छानना नहीं है, बल्कि वो जो भी फासिद मादा है उसको पेशाब की शक्ल में जिस्म से क्या कर देना है? बाहर। ठीक है। तो नाउ बात यहां तक समझ में आई? यहां पर किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है क्या? मरियम, नोमान, हुज़ैफा, फातिमा, सना, फातिमा, निखत, साजिदा। ठीक है, ठीक। चलिए, इसके बाद मैं दोबारा एक और लिंक शेयर कर रहा हूं 12th वाली। ठीक है, बाकी का इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कल। ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।